ये हम बांग्लादेश के एक देश बनने की कहानी से लेके वर्तमान में शेख हसीना को अपदस्थ किया गया या उन्हें 5 अगस्त को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया और फिर वहाँ से वो भारत में आके शरण लिए, इन सारी बातों पे जो है हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि भारत 2 नेशन थ्योरी पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भारत में जो है मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा और इसी जिद से एक देश बना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश बना जिसके 2 हिस्से थे, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान ही आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान बनने के बाद ही मार्च 1948 की घटना है या मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ढाका यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ के छात्रों को एड्रेस करने गए और एड्रेस करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि हमें उर्दू को बढ़ावा देना है, पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी और छात्रों से आह्वान किया कि आप सब उर्दू तेज़ी से सीखें। कहा जाता है कि उसी समय छात्रों ने अपने बांग्ला भाषा की जगह उर्दू को वरीयता देना या प्रमुखता देने का विरोध किया। उसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेश वाले क्षेत्र में उर्दू को फोर्स करने की कोशिश करती रही और ये उर्दू विरोध का आंदोलन जो है धीरे धीरे सुलगता रहा, बढ़ता रहा। अन्य कई सारे घटनाक्रम हैं जो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, मतलब कि पाकिस्तान अपने ही एक हिस्से में जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ वो जातियाँ करता रहा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है ईस्टर्न पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन 75% जो खर्चे हैं बजट का वो वेस्टर्न पाकिस्तान में किया जाता था। तो अर्थव्यवस्था में पूर्वी पाकिस्तान की मुख्य भूमिका और बजट में अधिकतर जो एलोकेशंस हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान को किया जा रहा था। तो इन सभी तरह के दोहरे व्यवहार के कारण पूर्वी पाकिस्तान में जो है अपनी ही सरकार के विरुद्ध एक आवाज़ उठती रही और लोगों में सिमर करने लगा कि हमें जो है अपने ही देश में हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। फिर 1970 में एक साइक्लोन आया जो बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़े आप कह सकते हैं साइक्लोन है अभी तक का, साइक्लोन वोला नवंबर 1970 में, जिसमें 3 लाख से लेके 5 लाख लोग मारे गए। वो आप सोचिए कि कितना भयानक साइक्लोन था। उसके बाद किसी भी देश के लिए उसके देश में इतनी बड़ी आपदा आ जाए तो पूरा देश उठ खड़ा होता है अपने उस क्षेत्र को वहाँ हुए नुकसान को से बाहर लाने के लिए, मदद के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही पूर्वी पाकिस्तान में हुए इस साइक्लोन वोला के बाद जो जिस तरह के स्टैंड लिए वो वहाँ की जनता में उससे और नाराज़गी बढ़ गई। और इसी नाराज़गी के बाद जो है एक और घटनाक्रम ने और स्थिति ख़राब कर दी। दिसंबर 1970 में जो है पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो आपको देखिए कि पाकिस्तान में जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसमें 162 सीट हैं और वेस्टर्न पाकिस्तान में 138 सीट था। आउट ऑफ 162 अवामी लीग जो ईस्टर्न पाकिस्तान की पार्टी है उसने 160 सीट जीते। वहीं वेस्टर्न पाकिस्तान में पीपीपी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ने 81 सीट जीते। 13 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व था, उसमें 7 सीट ईस्टर्न पाकिस्तान में और 6 सीट वेस्ट पाकिस्तान में। तो ईस्टर्न पाकिस्तान के 7 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जो हैं भी अवामी लीग ने जीता। इस तरह जो है अवामी लीग को 167 सीट मिला और पाकिस्तान के संसदीय चुनाव में जीत मिली। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता याहिया खान जो उस समय सैनिक शासक थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब इन सभी लोगों ने जो है पूर्वी पाकिस्तान के नेता या अवामी लीग के नेता जो हैं उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। जबकि पाकिस्तान के चुनाव में अवामी लीग की सीधी जीत हुई थी, स्पष्ट बहुमत था।
और उसके नेता जो है शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपा गया। इसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान में कहिए कि इन सारी घटनाक्रम से एक उबाल आ गया और वहाँ लोगों ने ज़बरदस्त विरोध करना शुरू किया। जैसे उबाल आया, इस उबाल को, इस विरोध को दबाने के लिए जो है पाकिस्तान की सरकार ने जो है अपने ही देश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया और इस ऑपरेशन सर्च लाइट में सेना ने बड़े पैमाने पे छात्रों को, महिलाओं को, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है की हत्याएं की। बड़े पैमाने पर महिलाओं को जो है फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन सर्च लाइट और इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 30 लाख जो हैं बंगाली, मतलब कि अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तान ने, बंगाली मुसलमानों को या बांग्लादेश जो आज है वहाँ के लोगों को मार डाला। और एक तरह से ये सिविल वार जो है घर घर तक पहुँच गया। ये सिविल वार, इस सिविल वार में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को जो है स्पष्ट रूप से एक देश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपने जनता से वादा किया कि हम आपको एक नया देश जो है बना के देंगे। और उसके लिए पूरी प्रयास किए गए और उसी के दौरान हम जानते हैं कि भारत भी, क्योंकि हमारे साथ जो है बड़े पैमाने पे जब पाकिस्तान ने वहाँ पे जुल्म ढाए, सैनिक जुल्म ढाए गए, तो बड़ी संख्या में लोग भारत के असम, वेस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों में आ गए। हमारे यहाँ जो है एक नई समस्या उठ खड़ी हुई कि हम कैसे जो है इतनी बड़ी संख्या में आए हुए लोगों को, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति खुद भी चुनौतीपूर्ण था, तो ऐसे में जो है भारत के लिए मजबूरी हो गया हस्तक्षेप करने का। और हमने अंततः जो है हस्तक्षेप किया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो है एक इतिहास के मैप पे एक नया देश जो है बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश बनने के जो है सिर्फ 4 वर्षों के अंदर 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के मिलिट्री विंग के सेकेंड लाइन ने जो है शेख मुजीबुर रहमान अपने राष्ट्रपति की ही नहीं, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। और शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना सिर्फ इसलिए बच गई कि वो उस समय जर्मनी थी, वो जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी। पूरे परिवार को जो है मार डाला गया। उसके बाद जो है जियाउर रहमान के हाथ में बांग्लादेश का कमान आया, जिन्होंने 1981 तक बांग्लादेश का कमान संभाला। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या हो गई। फिर उनकी हत्या के बाद उनकी वाइफ खालिदा जिया ने एक नई पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। फिर जनरल इरशाद के हाथ में सत्ता आया, जिन्होंने 81 से लेकर 1990 तक जो है बांग्लादेश की सत्ता अपने हाथ में नियंत्रित की। फिर जो है 91 में वापसी हुई, आप कह सकते हैं कि सिविलियन सत्ता की, और खालिदा जिया जो है बीएनपी की ओर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 96 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, 96 से लेके 2001। फिर 2001 से लेके 2006 तक फिर बीएनपी की सरकार रही। 2 वर्ष जो है बीच में इंटरिम गवर्नमेंट रही। और 2009 से 2024 5 अगस्त 2020 शेख हसीना के देश छोड़कर भागने या देश से भगाए जाने तक पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना वहाँ की सत्ता में बैठी हैं। और इस बार जो है छात्र आंदोलन हुआ और उस छात्र आंदोलन ने जो है शेख हसीना को त्यागपत्र देने को मजबूर किया। आप देखिए कि शेख हसीना के शासनकाल में पिछले 20 वर्षों में बांग्लादेश की इकॉनमी जो है 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। आज बांग्लादेश को एशियन टाइगर कहा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। हाँ, कोरोना के बाद जो आर्थिक चुनौतियां सारी दुनिया में आई, वैसी ही चुनौती बांग्लादेश में भी आई, और बेरोजगारी और बाकी स्थिति, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश की में मुख्य रूप से गारमेंट्स। लेकिन इस कोरोना काल में जो है एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ तो उसका प्रभाव इकॉनमी पे आया और बेरोजगारी बढ़ी। तो जिस देश की इकॉनमी 3 टाइम्स हो चुकी हो, वह देश अपने इस सबसे आर्थिक रूप से
सबसे बेहतर काम करने वाले, देश का आर्थिक कायाकल्प करने वाली नेता शेख हसीना को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया। और एक छात्र आंदोलन, और छात्र आंदोलन क्या है कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आज़ादी की आंदोलन है, जो मुक्ति वाहिनी जो के लिए जो लोग मारे गए थे संघर्ष करते हुए बांग्लादेश बनाने के लिए, उनके बच्चों को जो है 30% रिजर्वेशन दिया गया था। इस रिजर्वेशन को लेकर लंबा आंदोलन रहा। रिजर्वेशन जब खालिदा जिया सत्ता में आई तो उन्हें बंद कर दिया। शेख हसीना ने फिर से रिजर्वेशन शुरू कर दिया, फिर उनके बच्चों को दिया गया, उनके बच्चों तक ये रिजर्वेशन ट्रांसफ़र किया गया। 2018 में शेख हसीना ने इस रिजर्वेशन को विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को फिर से रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके लिमिट को 30 से घटा के 5% कर दिया। तो सिर्फ ये रिजर्वेशन का आंदोलन बेरोजगारी का आंदोलन नहीं था। देखिए, इसमें मुख्य भूमिका जो है जमात इस्लामिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और जो वैश्विक जिहाद को पारित जो है पालता पोसता है, जो पूरे दुनिया में चाहता है कि शरिया का रूल आए, इस्लाम का रूल आए। आज ये छात्र आंदोलन उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया, और जिस तरह से शेख हसीना के घर में घुस के जिस तरह से वहाँ पे छात्रों ने और वहाँ जो व्यवहार देखा है, शेख हसीना के जो हैं अंतः वस्त्रों के साथ जिस तरह के लोग फ़ोटो खिंचाए हैं, ये शर्म की बात है। लेकिन ये सिर्फ शर्म करने तक का मामला नहीं है, क्योंकि आज फिर से जो है बांग्लादेश जमात इस्लामिया के नियंत्रण में आ गया है और छात्र आंदोलन हाईजैक हो गया है। और फिर से बांग्लादेश में जो संघर्ष है वो संघर्ष है कि बांग्लादेश सेकुलर कंट्री बनेगा। शेख मुजीबुर रहमान की भी हत्या जो है वहाँ की मिलिट्री कमांड ने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ जमात इस्लामिया को ये पसंद नहीं था, या वहाँ के कट्टरपंथ को ये पसंद नहीं था कि बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र बनाया जाए। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, वहीं जो है वहाँ का कट्टरपंथ बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। तो बांग्लादेश का जो संघर्ष है और बार बार का तख्ता पलट है या सत्ता परिवर्तन है, वो सिर्फ आंतरिक और आर्थिक कारणों से नहीं हो रहा है। वहाँ एक संघर्ष है कि बांग्लादेश सेकुलर देश होगा या बांग्लादेश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। शेख हसीना ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को कुचल दिया, छात्र आंदोलन को कुचलना चाहते थे इसलिए ये सारा घटनाक्रम हो गया, नहीं। देखिए 4 अगस्त को ही 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ के उन्हें निकलना पड़ा। 4 अगस्त को एक मीटिंग हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख थे मौजूद, सभी मंत्रालय के मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट सेक्रेटरीज थे, पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी थे। वहाँ पे स्पष्ट रूप से सेना ने जो है मना कर दिया कि वहाँ जब से ये डिस्कस किया गया और ये फैसला हुआ कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचलना है, इसको सख्ती से दबाना है, इस आंदोलन के हिंसक रूप जो है बांग्लादेश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, तब सेना ने जो है स्पष्ट रूप से वकार जमान जो वहाँ के अभी कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको मना कर दिया कि हम जो है छात्र आंदोलन पे, छात्रों पे गोली नहीं चलाएंगे, हम उनके साथ किसी तरह के हिंसा में नहीं जाएंगे। और इसके बाद तो फिर जो है मजबूर हो गई शेख हसीना, क्योंकि जैसे ही छात्र आंदोलन को ये मैसेज गया कि भाई सेना जो है बीच से विड्रॉ हो रही है या सेना बीच में नहीं आएगी, तो उसके बाद अब वो कि छात्र आंदोलन इसलिए बढ़ गया क्योंकि शेख हसीना ने एक मीटिंग में उन्हें राजाकार का मतलब है कि वो लोग जो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में पाकिस्तान के साथ थे, उनके लिए राजाकार मतलब देशद्रोही शब्द जैसा शब्द है राजाकार। तो इसलिए ये हो गया, नहीं, ये बांग्लादेश जो है एक आर्थिक रूप से तरक्की पसंद देश होगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, या जो है वह इस्लाम के कट्टरपंथ का शिकार हुआ। ये सारी कहानी या सारा संघर्ष इसी बात के आसपास घूम रहा है।